नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्णचंद्र द्वारा लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है शहज़ादा। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर, न चंचल, दिल को लुभाने वाली कोई बात इसमें न थी। बस वो तो बस एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़ियाँ बनाती और उनसे बातें करती, उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और ख़ुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वाच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत इतनी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल आता था कि मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कम गोई का अंदाज़ा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घर कर ही लाना होगा, घेर घार कर ही लाना होगा। मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो बड़ा तो क्या, छोटा सा भी दहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद न आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुँह चेचक मारा, ठिंगना सा, उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठिंगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी और उसके भी 2 वर्षों में जो 2 लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तख़य्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसीह है। अब
अपनी तंगो तारीख की दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे लेकर जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था, न उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे, और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज़ देख लें तो क्या हैरत में न खो जाए। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई सलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज़ पहनने वाली ऐसी लड़की को वह भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूँ? तूने कैसी लड़की जनी है। जीवन राम कभी कभी मगही को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक सुधा। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मगही 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिंटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज़ हैं, और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 सूट बदलती रहती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवन राम दांत पीसकर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नुची खसोटी सी क्यों नज़र आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग दहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं? बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब ना मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह पी ही जाना चाहिए। FA पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवा मिलवूत क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज़ कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी ज़ुबान में कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला। उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया। कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज़ की नकल करते हुए बोला, इसने खुद ही अपना वर ढूंढ लिया। छह! फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामज़ादा। 2 साल गुजर गए। सुधा आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वह पहले से ज़्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। BA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत
ज़रा बेहतर हो जाए। घर की हालत ज़रा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के वर के लिए ज़्यादा एतमाद की कोशिश शुरू कर दी। वह सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हो गया। मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, दहेज का सोना, सारी ही ज़रूरी बातें तय हो गई थीं। तो मोती, जो कि लड़के का नाम था और वाकई शक्ल व सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज़ से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वह सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी शहादतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आँखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा था और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं। मगही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और ख़ुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकोड़ा ऐसी नाक नहीं देखता और अपने हबशियों से घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफ़ा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी सूरत की चूहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोई के फोसड़े। लड़की पसंद नहीं। यह कहकर उसने इतने ज़ोर से कढ़ाई में करछी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। शेष अगले अंक में।